अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ आपका हौस मुदस्सर अलवी हाजिर है। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग जो है वो दिन ब दिन उसमें शिदत आ रही है और दोनों फ़रकीन जो है फ़रीकैन जो है वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और मुतज़ाद जो है वो बयानात सामने आते हैं नुकसानात के हवाले से। लेकिन जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है इस जंग को रोकने के लिए और सीज़ फायर करने के लिए और मुज़ाकरात का अमल किसी न किसी तरह चलाने के लिए कोशां हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे कोशिश की जा रही है। ताज़ा तरीन क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल आमर मसूद साहब, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आमिर साहब ये मुझे बताइएगा कि अभी जो ताज़ा तरीन जंगी सूरत हाल है दोनों मुल्कों के माबैन, उसको कैसा देखते हैं? अभी अभी ये वार स्केल जो एक्सकेलेटिंग लैडर है ये बढ़ रहा है या जो है वो अपने लेवल पे रुका हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, काफ़ी सारी चीज़ें तो काफ़ी अरसे से बात हो रही है और जो कुछ हो चुका पास्ट में आ, उनको भी आपने काफ़ी तस्करा उस पे किया। मैं ये समझता हूँ कि जी जिस तरह टाइम गुज़र रहा है उस तरह ईरान की थोड़ी पोजीशन जो है वो मजबूत होती जा रही है। ठीक। और क्योंकि वक्त वक्त गुजरने से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है दो तीन फैक्टर्स का। एक तो ये कि आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मजबूत होती जाती है। लोग जो हैं उनमें यकीन होना शुरू हो जाता है अपनी लीडरशिप के बारे में भी और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, जी जी। जो कि हमें ईरान के मामले में नज़र आया कि जैसे जितनी बॉम्बिंग उनको करते रहे इसराइल वाले और जो भी मिसाइल हमले करते रहे, और इंटरनली उन्हें पता चला कि बहुत सारे गद्दार भी हैं जो कि उन्होंने इनसाइडर्स भेजे हुए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। और ये भी पता चला कि ईरान में इतनी मजबूती है कि वो रिटेलिएट कर सकता है और उसके मिसाइल जो हैं काफ़ी सारे अहदाफ पे इसराइल के जाके लगे। जी तो ये वो चंद ऑप्टिक्स भी थे और काफ़ी सारे सीन थे जो मीडिया पे भी नज़र आए, जिनकी मेरा ख्याल में हर मुसलमान जो है तवक्को कर रहा था। क्योंकि पिछले एक डेढ़ दो सालों से, बल्कि कई सालों से, दहाइयों से वो ये देखते रहे हैं कि इसराइल ने जिधर भी बॉम्बिंग की है उधर तहस नहस कर दिया है, हम्म। मुसलमानों के घरों को, जी बच्चों जी। को, जी, पॉपुलेशन गजा को में तो बहुत उसने मारा। मतलब हद पार कर दी ना, इतने वो जो है वो जी अपना निहत्थे मुसलमानों को, बच्चों को जो है वो जिंदा जला दिया। अच्छा, एक इसमें आपने खुद जिक्र किया एक बात का कि जासूसी और नेटवर्क और मोसाद और अच्छा, ईरान को ये अब चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं कि कितना मजबूत नेटवर्क था मोसाद का। ये चीज़ का शायद ईरान को आइडिया नहीं था पहले कि इतनी स्ट्रांग नेटवर्क मौजूद है और कल भी उन्होंने जो है वो कुछ फोर्स के कमांडर्स को जो है वो टारगेट करके मारा। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। देखें, इसराइल ने जो है वो ट्रंप को ये अंदिया दिया हुआ था और ये एक यकीन दहानी करवाई हुई थी कि हम जब अटैक करेंगे तो जिस तरह हम बाकी मुल्कों में करते रहे हैं और हमने जिस तरह सीरिया में और हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ और यूटी के साथ किया है, तो ईरान के साथ भी जब हम एक भरपूर किस्म का अटैक करेंगे जो वो पिछले 10-15 साल से प्लान कर रहे थे। तो उसमें बड़ा ज़्यादा रोल था इन इनसाइडर्स का, जो कि वो समझ रहे थे कि जब इतना बड़ा मिलिट्री हमला होगा और काफ़ी सारा नुकसान दिया जाएगा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जाएंगे, उनके लोगों को जो है वो टारगेट किया जाएगा। उसके अलावा जो इनसाइडर्स थे उन्होंने ये काम करना था कि अंदर की जो हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज करना था, थोड़ा सा अपराइजिंग करनी थी और चेंज ऑफ रिजीम के लिए एक कलीदी किरदार अदा करना था। लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकी बिकॉज़ कि वो ईरानियंस ने शायद इसकी एक प्रिपरेशन भी की हुई थी और उनको थोड़ा बहुत यकीन इस बात पे था कि हमारे लोग जो हैं वो इसको रेज़िस्ट कर सकेंगे, और उन्होंने बैकअप मोड रखा हुआ था। क्योंकि उनकी लीडरशिप जिस तरह आज भी आपको नज़र आया वो तैयार रहती है कि किसी भी वक़्त उनको निशाना बनाया जा सकता है और वो इज़राइल या अमेरिका के हदफ हैं और किसी वक़्त भी मर सकते हैं। तो ठीक। उन्होंने अपना स्टैंड बाय और स्टैंड बाय का स्टैंड बाय रखा होता है। इस वजह से वो जो इनसाइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो शुरू में टारगेटिंग हुई जिसमें उनकी सीनियर लीडरशिप मिलिट्री की और साइंटिस्ट को निकाला गया, उसमें इन लोगों ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया और ये प्रिसिजन टारगेटिंग में हम जी जी। हेल्प ये करते रहे। ये अमर साहब, मैं ये इसी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि जो प्रिसिशन टारगेटिंग है, क्या वो ड्रोन के जरिए मुमकिन हुई या एयर स्ट्राइक के लिए मुमकिन हुई या ईरान के अंदर जो उनका कोई नेटवर्क था ऐसा जो विद इन दी रेंज जो है वो उन्होंने टारगेट प्रिसिशन की। ये भी एक 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 जंगी अमली है कि उसको टारगेट इतना प्रिसाइज
जो है वो किलिंग हुई कि एक ही फ्लैट में जहां वो मौसूफ मौजूद थे वहां टारगेट, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? जी देखें, जो टारगेटिंग है ना, उसका मुतल्लिक कहा जाता है कि टारगेटिंग इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। तो जितनी इंटेलिजेंस आपकी अच्छी होगी, जितनी इंटेलिजेंस आपकी एक्यूरेट होगी, एक्शनेबल होगी, उतनी ही बेहतर आपकी टारगेटिंग होगी और उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आएँगे आपको। तो उसके लिए जो तमाम चीज़ें आपने ज़िक्र की, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ, यूएवीज़ जो इंटरनली जो ट्रक्स लेकर गए थे, जो इनसाइडर्स के थ्रू उन्होंने पहुँचाए थे, और उनको एग्ज़ैक्टली पता था कि कई लीडरशिप ऐसी थी जो कि अपनी एक्चुअल जगह पे नहीं थी, और जिस तरह एक मिलिट्री के उनके कमांडर थे, वो अपनी बेटी के घर में फ्लैट में रह रहे थे, और वो हमेशा उधर उस वो एक पर्टिकुलर टाइम था कि जिसके वक़्त वो उस फ्लैट में मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि वो इनसाइडर्स जो थे वो एक्यूरेटली रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे थे, और ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी एक्यूरेट होती है, और ये हमेशा आपको ज़्यादा हेल्प करती है एज़ कम्पेयर टू द इंटेलिजेंस जो कि आपको किसी और ज़राए से आ रही होती हाँ, है। या और डिवाइसेस के थ्रू होगी तो वो उसकी एक लिमिटेशन होगी। जी, तो मेरा ख़्याल में ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है, जो पहले दिन की टारगेटिंग थी, और अभी भी आई एम श्योर इनके अंदर काफ़ी रैंक्स एंड फाइल्स में ये लोग मौजूद होंगे, और ये काफ़ी सारा नुकसान जी, पहुँचा रहे जी, जो होंगे अभी जितना। जिनका सफाया अभी बाकी है होना। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये ये बड़ी। बताइएगा कि ईरान की तरफ से मुसलसल जो है वो मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ, तो वो उसकी एक तो लिमिटेशन बताइएगा कि क्लेम तो इसराइलीज ये कर रहे हैं या मीडिया में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि 400 अगर मिसाइल फायर होते हैं तो उसमें कहीं को 10-20 ही लग पाते हैं, क्या इज इट ट्रू? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि तकरीबन 10% की एक्यूरेसी जो है वो हमें नज़र आई है, लेकिन अगर आप देखें तो 10% की एक्यूरेसी भी बहुत बेहतर एक्यूरेसी होती है। स्पेशली अगर आप पूरा एयर डिफेंस देखें इज़राइल का, जो कि मल्टी लेयर्ड है, जिस तरह आपको भी मालूम है, और बेशतर यानी एनालिस्ट ने ये भी बताया आपको कि आयरन डोम जो है वो तो शुरू में एक पोर्शन है, उसके बाद जो है इनका डेविड स्लिंग है, और फिर एरो 2 और एरो 3 मिसाइल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर से भी बाहर इंटरसेप्शन करते हैं मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को, जबकि वो स्पेस में होता है, और वहाँ पे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने काफ़ी सारी इंटरसेप्शंस की हैं मिसाइलों की, और उसके अलावा इनके जो इत्तेहादी हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें भी कईयों में अमेरिकन्स की प्रेजेंस है, और उधर पैट्रियट मिसाइल्स लगे हुए हैं। और फिर अमेरिकन की शिप्स जो सी में मौजूद हैं, उनमें भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि ना सिर्फ उसको डिटेक्ट करते हैं बल्कि उसको काउंटर भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर ईरान के 100 में से 10 या 15 मिसाइल जाके लगते हैं, फिर भी एक बड़ी मेरे ख्याल में उनके लिए कामयाबी है, और डैमेज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। एक पैनिक फैक्टर भी नज़र आ रहा है इसराइल में कि उनकी बड़ी सेंसिटिव बिल्डिंग्स को, इंटेलिजेंस की बिल्डिंग्स को, मिलिट्री की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, और वो मिसाइल उधर जाके लगे। तो ये शो करता है ईरान की टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स के बारे में, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के लिहाज से ईरान ने काफ़ी एक स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छा, टेक्नोलॉजी बनाई भी है, और उसको इस्तेमाल किया है, और मेरा ख्याल में इस रीजन में उनके पास सबसे ज़्यादा ये नंबर्स के लिहाज से भी मौजूद हैं मिसाइल जिनको वो जी, जी, इस्तेमाल आमिर साहब, कर रहे मैं हैं। इसी में से आप को एक मज़ीद इस सवाल को एक्सपेंड कर देते हैं कि क्या सरफेस टू सरफेस के अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल ईरान के पास नहीं है जो जो है वो उनके जो जहाज़ आते हैं उनको टारगेट करें? और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो एक खबर चल रही है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए गए हैं, क्या ऐसा है इसमें है? देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको जो रेंजेस चाहिए वो 2000 किलोमीटर तक या 2500 किलोमीटर तक की रेंजेस चाहिए, जो कि काफ़ी होंगी इसराइल को अपना हदफ बनाने के लिए, और वो उनके पास जो मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें ये है कि उसमें एक्यूरेसी भी ज़रा ज़्यादा है, इनकी जो टर्मिनल गाइडेंस है वो हाइपर स्पीड्स पे जाते हैं मिसाइल, हाइपरसोनिक स्पीड पे, और वो डॉज कर देते हैं काफ़ी हद तक इसराइल के मिसाइल सिस्टम को, आयरन डोम को। तो वो मेरा ख्याल में वो उनके लिए काफ़ी हैं, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। और जो दूसरी चीज़ थी आपने जो पूछी थी, वो मैं वो क्या चीज़ थी आपने पूछिएगा दोबारा। सर,
मैं आपकी तवज्जो दोबारा इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरफेस टू एयर मिसाइल क्या ईरान के पास अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं की जहाज़ों को गिराने जी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। सॉरी, वो एयर डिफेंस सिस्टम जी इनके पास मौजूद है। इनके एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है इन्होंने पहले दिन। लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं कि वो इज़राइल जो ईरान है वो क्लेम कर रहा है कि उन वो कुछ जहाज़ भी उनके गिरा रहे हैं और उनके यूएवीज़ भी गिराए हैं इज़राइल के। तो ये शो करता है कि अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम उनका मौजूद है और चल रहा है। लेकिन सही। ये बात भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इज़राइल ने उसको काफ़ी हद तक डैमेज भी किया होगा, क्योंकि एक एक एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो इज़राइल ने ज़रूर मेंटेन की हुई है, क्योंकि इज़राइल के पास जहाज़ों के लिहाज से सुपीरियर जहाज़ हैं, उनके एयर टू ग्राउंड वेपन्स बहुत सुपीरियर हैं और ये चीज़ उनकी हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। तो काफ़ी हद तक उन्होंने एयर जो है वो एक सुपीरियॉरिटी मेंटेन की हुई है। बट वक्तन फ़वक्तन जिस तरह हमें ख़बरें भी मिलती हैं और ईरानियंस ने ये रिज़ॉल्व शो किया है कि अभी तक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इज़राइल के जहाज़ों को और उनके जो ड्रोन्स हैं उनको हमने निशाना बनाया है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो कंप्लीटली ख़त्म हुआ है या तबाह हुआ है या न्यूट्रलाइज़ हुआ है। तो ईरान काफ़ी हद तक उस चीज़ को अभी तक इस्तेमाल कर सही। रहा है। अच्छा, जो क्लेम ईरानियंस कर रहे हैं कि दे हैव शट डाउन दी कुछ प्लेन्स, कुछ नाम भी आ रहे थे F-35 का, तो क्या उसका कोई थर्ड पार्टी एवेल्युएशन हो सकी है, कोई प्रूफ मिल सका है कि वाकई जहाज गिरे हैं? देखिए अभी तक तो कोई एज सच कोई कंफर्मेशन मेरा ख्याल में जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखी हैं इमेजेस वगैरह, वो ज़्यादातर कई एआई जनरेटेड इमेजेस भी नज़र आई हैं और मगर ये कि वो उसको कंफर्मेशन हो सकती है, सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है और आने वाले दिनों में अगर उन्होंने गिराए हैं और वो कहते हैं कि एक आधा पायलट भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो वो फिर दिखाएंगे और वो उसको ज़्यादा ऑथेंटिकेट कर लेगी चीज़। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ऐसी सिनेरियो में जहाज़ का गिरना कोई सरप्राइज़ नहीं है और बड़ा लाइकली है कि अमेरिका का F-35 जो है वो या 1 या 2 या 3 जितने भी उन्होंने क्लेम किए हैं वो गिर सकते हैं। अगर उनके अपने फायर से नहीं गिर सकते तो कम से कम फ्रेंडली फायर से गिर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं और बीच में काफ़ी सारे मिसाइल्स जो हैं उनको और ट्रेजेक्टरीज जो हैं प्रोजेक्टाइल्स वो फायर हो रहे हैं इस पूरे स्पेस में। तो ये भी लाइकली है कि अपने फ्रेंडली फायर की वजह से भी उनका जहाज़ गिर गया हो या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी गिर गया हो। अमेरिका ने जितने ऑपरेशंस किए चाहे इराक में और कोसोवो वगैरह में भी, तो उधर भी कोई बहुत मुतहर्रिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे, लेकिन इनके जहाज़ गिरे थे फिर भी। तो ये काफ़ी लाइकली है कि जहाज़ गिर सकते हैं। लेकिन येट टू प्रूफ ईरान की कोई ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस दे कि जिससे ये जी। कंफर्म हो सके कि वाकई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो जहाज भी अगर ईरान गिरा सकता है, तो ये तो एक बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी एक ब्रेकिंग होगी। जी डेफ़िनेटली जिस टेक्नोलॉजी जो F-35 के पास है, स्टेल्थ के अलावा जो उनकी डिफेंस की अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह चीज़ें हैं और बाकी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस लिहाज से बड़ा मुश्किल होना चाहिए इसे गिराना, लेकिन मुमकिन है। सही। अच्छा, जो ईरानी फिजाइया है वो कोई इसमें जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकी, क्या वाकई ही उसकी जो स्ट्रेंथ थी फिजाइया की ईरानियन, वो पहले नहीं थी या इसराइल ने आके उसको डैमेज किया? नहीं, ईरान की जी फ़िज़ाइया बहुत मॉडर्न कभी भी नहीं रही और देखा जाए तो उनके पास जो जहाज़ हैं वो इवन 4th जनरेशन का भी नहीं बनते। तो पुराने जहाज़ हैं उनके पास इक्विपमेंट भी पुराना है, उनके पास कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल भी नहीं मौजूद आप कह सकें। तो वो ओवरऑल उसके पास कोई बहुत और ना ही किसी उनको इत्तेहादी ने कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया है इस लिहाज से भी। चाहे वो रशिया हो या चाइना हो। लेकिन उन्होंने जो कॉन्सन्ट्रेट किया है पिछले कोई 2 दहाइयों में या 3 दहाइयों में, वो 2 चीज़ों पे किया है और उसमें मेरा ख़्याल में वो अभी तक काफ़ी उसको इस्तेमाल भी किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, इफ़ेक्टिवनेस के साथ इस्तेमाल किया है। और वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, जो उन्होंने कुछ ममालिक से ली लेकिन अपनी भी काफ़ी हद तक डेवलप की। और दूसरी चीज़ जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन में ईरान जो है वो बहुत आगे जा चुका हुआ है, उसकी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है ड्रोन की और ये वो मतलब मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख़्याल में एक ऑफ द शेल्फ भी आपको मिल जाती है और ईरान ने इसमें बहुत महारत हासिल की है। इन्हों को बड़ी स्पेशल जगहों पे रखा हुआ है, बड़ा डग इन और अंडरग्राउंड एरियाज़ में रखा है जहाँ पे
तबाह होना इसका या इसको न्यूट्रलाइज करना कोई आसान नहीं है। इसी वजह से इतनी बॉम्बिंग के बाद, इतने हमलों के बाद अभी तक उनकी मिसाइल जो है वो भी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और मौजूद हैं, और ड्रोन्स भी उनके जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि ये प्रेपरेशन उन्होंने बहुत अरसे पहले से की हुई थी और 2-2, 3-3 100 फीट नीचे उन्होंने बंकर और स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, जिनको तबाह करना मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा, जी और अच्छा यही न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से भी। जी, जी। अच्छा, हम रोज़ खबरें सुनते हैं, जैसे इसराइल ने टारगेट किया है जी, उनकी जो मिसाइल लॉन्चिंग की कोई प्लेस थी उसको टारगेट किया या लॉन्चर्स को तबाह किया। तो क्या अगर इतने तबाह करने के बावजूद ईरान इस कैपेबल है कि दोबारा उस पे रात को या सुबह भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है, और दूसरी साइड पे है कि मुख्तलिफ लोकेशंस जो कि हिडन है। जी, बिल्कुल। देखिए ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि इतने ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद, इतनी ज़्यादा एयर सुपीरियॉरिटी के बावजूद जो है अभी तक ईरान जो है मिसाइल पे मिसाइल निकालता जा रहा है, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी निकाल रहा है। हर दूसरे दिन एक नया मिसाइल नज़र आता है, कभी फ़तेह, कभी खैबर, कभी सिज्न। तो ये सारे मिसाइल जो हैं बड़े मॉडर्न मिसाइल्स हैं, और इनकी स्टोरेज जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया, इनको बड़े महफूज मकामात पे रखा हुआ है, और इनकी नॉर्मल तरीके की हैंगर्स या ये बिल्डिंग्स के अंदर नहीं इन्हें रखा हुआ, इनको डीप अंडरग्राउंड रखा हुआ है, और वो बंकर्स जो हैं वो या वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो 50 फीट से लेकर 250 फीट तक हैं, और यही चीज़ उन्होंने अपनी न्यूक्लियर उसके लिए भी किया हुआ है। जितनी भी इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और इनके जो प्योरिफिकेशन के प्लांट्स हैं, सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह हैं, इनको इन्होंने बहुत डीप डाउन रखा हुआ है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसराइल के पास अमेरिका की मदद के बगैर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इनके न्यूक्लियर प्लांट को न्यूट्रलाइज जी, कर जी। सके। जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यानी इनको बम्बर चाहिए, उनको जो बंकर बस्टर ऐसे चाहिए, ऐसे बॉम्ब्स चाहिए जो कि जो बीनीथ द अर्थ जो भी उनका एस्टेब्लिशमेंट वो डैमेज हो सके। जी, बिल्कुल। दी बहुत इसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स चाहिए, और वो जो एक किस्म की एक महारत है या जो टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ़ इस वक़्त अमेरिका के पास मौजूद है, और जिस तरह आपने ज़िक्र किया वो B-1B बॉम्बर्स होते हैं। उनके पास जो बंकर बस्टर्स हैं, वो GBU-57 हैं, MOP बॉम्ब्स, ये वो होते हैं जो कि एक तो क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है कि अनलिमिटेड हों, तो वो जितनी क्वांटिटी उनके पास मौजूद है उनको ये देखना पड़ेगा इसराइल की जो फैसिलिटी है फ़ेल्डो की, उसके लिहाज से, कि ये काफ़ी होंगे कि वो इनको तबाह कर सकें, और इतने एफ़र्ट्स के बावजूद क्या हम उनके पास ये मतलब गारंटी दे सकते हैं कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें, मुहर्रकात, ये तमाम जो चीज़ें, इनको प्लानिंग में देखा जा रहा होगा, इस वक़्त एनालाइज़ किया जा रहा होगा। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इज़राइल अकेला जो है वो ये काम नहीं कर सकेगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों, कि न्यूक्लियर ईरान का जो है उसको ख़त्म करना है या न्यूट्रलाइज़ करना है और रिजीम चेंज करनी है, ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे ठीक इज़राइल के लिए ठीक है। खुद अच्छा करना। आमिर साहब, इस हवाले से मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, कुछ यूरोपियन ममालिक भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आज ओआईसी का इजलास भी जारी है इस्तांबुल में, और जो तैयब अर्दगान है उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि मुसलमानों पे जो है वो जुल्म और बर्बरियत ख़त्म होना चाहिए। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ये चीज़ रुकेगी कि कम से कम मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो कम से कम इसराइल को इस हवाले से जवाब सफारती तौर पर भी मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, यही मौका है, ये मेरे ख़्याल में ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी, जो ईरान पेश कर रहा है इस वक़्त, और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ईरान जिस तरह से खड़ा है, मैं समझता हूँ ये वो डू और डाई वाला सिलसिला है, और नाउ और नेवर वाला मोमेंट है, कि जिसमें मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आज अगर ईरान चला गया तो इस खित्ते में पूरा तौर पे इज़राइल का जो है वो दौर दौरा होगा, और ग्रेटर इज़राइल का जो प्लान है उसको वो अमली जामा पहना सकेंगे, क्योंकि और कोई मुल्क या कोई स्टेट इस वक्त नज़र नहीं आती इस पूरे खित्ते में, इज़राइल से लेकर ईरान तक, जिसने कोई इस तरह की रेजिस्टेंस पेश की हो, इस तरह का स्टैंड लिया हो, इस तरह एज़ मिनहासुल कौम खड़े हुए हों किसी जारियत के ख़िलाफ़, स्पेशली इज़राइल की जारियत के ख़िलाफ़। और इज़राइल जो है बरसों से, और स्पेशली 1 डेढ़ साल से दंदनाता फिर रहा है
कि उसने गाज़ा में जो है 75-80 हज़ार से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कर दी हैं, जिसमें 25,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये बर्बरियत जो है, इसका कहीं न कहीं तो कलाकमा करना पड़ेगा। और मेरा ख़्याल में वो यही मोमेंट है, यही मौका है, जहाँ पे ईरान के लोग, ईरान की लीडरशिप खड़ी है और जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ हम खड़े-खड़े मर जाएँगे लेकिन अपने घुटनों पे नहीं बेंड होंगे। तो ये एक मोमेंट है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, एक जॉइंट प्लेटफ़ॉर्म पे आके मज़बूती के साथ अपना रिज़ॉल्व शो करें, ईरान के साथ एक स्टैंड शो करें। जो भी हमारे आपस के ताल्लुकात हैं, जिनमें कभी ऊपर-नीचे होते रहते हैं और जिसमें कभी-कभार दरारें भी पड़ती रही हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़ेर ताक रख के और आगे बढ़ने की हमें जी, ज़रूरत जी। है, अच्छा, आगे बढ़ ईरान के। ईरान तो पहले भी कह रहा था कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पुरअमन है, और अभी दोबारा भी उस बात की तजदीद की है उन्होंने, अभी जो कल मुज़ाकरात हुए हैं जिनेवा में। तो ईरान तो कह रहा है कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, फिर इसराइल को क्या खदशा है, या क्या ये एक सिर्फ प्रोपोगंडा किया गया है ताकि जो है इसराइल की स्ट्रेंथ को जो है वो ख़त्म किया जाए, ईरान की स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जाए? जी देखें, बिल्कुल ये एक वो थोड़ी बदमाशी वाला एलिमेंट भी है और बुली वाला एलिमेंट भी है कि एक एग्रीमेंट हो रहा था, चल रहा था और हर चीज़ जो थी वो एक लॉजिक की तरफ जा रही थी और टेबल पे बैठ के मामलात जो हैं वो हल हो रहे थे और आईएईए भी इसमें इन्वॉल्व था, जिसने ये कहा था कि ईरान की इस वक़्त एनरिचमेंट वेपन लेवल की नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह से वो किया गया अपनी असेसमेंट के तहत कि जी 80-60% से ज़्यादा हो गया है और 80% होने वाला है और दिनों में जो है वो इसका इतनी एनरिचमेंट की हो जाएगी कि वो वेपन ग्रेड बना सकेंगे न्यूक्लियर वेपन। तो ये एक खुद साख्ता किस्म का इन्होंने फ़ैसला किया और जिसमें अमेरिका की बैकिंग हासिल थी इनको और इन्होंने ये हमला किया, जिसमें मेरा ख़्याल में बिल्कुल ऐसी बात है जिस तरह आपने कही, सच्ची बात यही है कि काफ़ी सारे अवामिल थे जिनको अगर देखा जाए तो एक पीसफुल तरीके से इसका तो क्या रेज़ोल्यूशन हो आपको सकता लगता था। है कि अमेरिकन्स जो हैं वो इस जंग में आएंगे? क्या उनका इसका इंटरेस्ट शामिल होगा इसराइल को रेस्क्यू करने थे इस मौके पे, जबकि ट्रंप सब कह रहे हैं कि अभी 15 दिन हम सोचेंगे? जी, मैंने जिस तरह आपसे ज़िक्र किया कि जिस तरह वक़्त गुज़रता जा रहा है तो ईरान की पोज़ीशन, ईरान का रिज़ॉल्व और ईरान की जो इंटरनल हार्मनी और एक सिंगल नेशन अप्रोच जिसे कहना चाहिए कि लोगों की जो बैकिंग है अंदर से, वो मज़बूत होती जा रही है। उनका ईमान शायद मज़बूत होता जा रहा है और इस मामले में वो समझते हैं कि अब वो उनके लिए डू और डाई मोमेंट जी, है जी। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सही। अमेरिका जो है इन तमाम अवामिल को वेइ कर रहा होगा कि कितनी जिस तरह से कैपेबिलिटी उनके पास मौजूद है कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर की न्यूट्रलाइजेशन है ईरान की और दूसरा रेजीम चेंज है। देखिए, रेजीम चेंज के लिए बड़ा ज़रूरी होगा उनके लिए कि एक तो इंटरनली कोई बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन शुरू हो, लोगों की जो उनका साथ दें और जो ईरान की रेजीम को चेंज चाहते हों, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। बल्कि वो लोग जो कि शायद इनके खिलाफ थे, इतनी बॉम्बिंग के बाद और इतना ज़्यादा डैमेज के बाद, वो काफ़ी हद तक रेजीम के साथ होते जा रहे हैं। सही। दूसरी चीज़ अमेरिका को ये करनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा एयर सुपीरियॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, काफ़ी दिनों के लिए और बेतहाशा बॉम्बिंग करनी पड़ेगी और उसके अलावा अपना 101 जो इनका ब्रिगेड होता है या जो कमांडोज़ हैं, उनको उतारना पड़ेगा, फीट ऑन ग्राउंड जो है वो होने पड़ेंगे। उसके जी। बगैर रजीम को हटाना और नई रजीम लेकर आना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या अमेरिका इन कैजुअलिटीज़ के लिए किसी तरह के नुकसान के लिए जानी और माली के लिए तैयार है और एट व्हाट कॉस्ट? तो सही। वो उसको देख रहे होंगे, उसको वेइ कर रहे होंगे और अभी मेरा नहीं ख़्याल कि वो ये समझते हैं कि ये मौका मुनासिब है कि इस तरह का एडवेंचर किया जाए और उनके बाकी भी डोमेस्टिकली भी हैंड्स फुल हैं। काफ़ी सारी रेज़िस्टेंस उनको हाँ आप जी, वो देखें ट्रम्प तो कह कैलिफ़ोर्निया चुके में हैं जो कि कुछ। हम जंगें बंद करने आए हैं, वो तो ऑलरेडी भी कह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है। जी, जी। तो अच्छा, उस लिहाज से अगर नहीं तो बनता नहीं है इस वक़्त कोई अमेरिका का सही। मुल्क़ा। अच्छा, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे ये पूछेंगे कि जो फ्रांसीसी सदर हैं, वो उन्होंने राफ़ेल की मार्केटिंग जो है वो शुरू कर दी, और ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ना राफ़ेल की को कहा है कि जी अपने यूरोप को सेफ बनाएँ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वो मार्केटिंग करनी पड़ रही है राफ़ेल की उनको? जी देखिए, राफ़ेल जो है वो डेफ़िनेटली उसको एक नुकसान पहुँचा है पाकिस्तान और इंडिया की जो ये बैटल हुई थी।
दो के राफेल बुरा जहाज़ नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और ये एक मेजर इक्विपमेंट था फ्रांस के पास, जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा था बेतहाशा ममालिक में। 5-6 ममालिक के पास ऑलरेडी मौजूद थे और इंडोनेशिया और कुछ और ममालिक ऐसे थे जिनका प्रोसेस चल रहा था डील का, राफेल की। और एक 8 से 10 बिलियन की डॉलर की डील थी। तो उसके अलावा यूरोपियंस को भी ये देना चाह रहे थे। 4.5 जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है ये। काफ़ी सारी इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो कुछ हुआ उनके साथ 7 की सुबह को और राफेल उनके गिरे, अब वो चाहे उसको कोई और बहाना बता दे कि टेक्निकल लेवल पे कोई मसले थे या कोई और मेंटेनेंस के इश्यूज थे, ये वो कह सकते हैं। लेकिन सही। असल में वो हदफ बना J-10C का, और ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी के अलावा एक मुतहर्रिक तरीके से एक ट्रेनिंग वाला एलिमेंट था। जिस तरह से पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने उसको एम्प्लॉय किया और एक साइलेंट तरीके से उसकी टारगेटिंग की और उसको मारा, तो ये डेफ़िनेटली शो करता जी, है जी, हमारी बिल्कुल एक जी, राफ़ेल टेक्नोलॉजी। की मार्केट तो यकीनन डाउन हुई है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी सदर को जो है वो ये इस को करना पड़ा है मार्केटिंग को। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर आमिर मसूद साहब का, आपका आपसे अच्छी गुफ्तगू रही। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे एक वक्फे के बाद।